लगता हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर को हम केवल संविधान निर्माण तक सीमित नहीं रख सकते। वे अपराजय व्यक्तित्व थे, वे बहुमुखी मेधा और प्रतिभा के धनी थे, वे हर क्षेत्र में दक्ष और प्रवीण थे। उनका पूरा जीवन हम 3 पड़ावों के रूप में देख सकते हैं। उनका आरंभिक चरण एक बेहतरीन अर्थशास्त्री के रूप में गुजरा, उनके जीवन का शेष भाग सामाजिक समानता स्थापित करने में गुजरा और जीवन के अंतिम भाग में दुनिया का शानदार और भारत का सबसे पवित्र दस्तावेज भारतीय संविधान दिया। जब वो बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति पे यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया पहुंचे अमेरिका में, तो वहाँ पर डॉक्टर जॉन मैनार्ड किन्स, जो कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाते हैं, फादर ऑफ वर्ल्ड बैंक और साथ में आपकी कई सारी संस्थाओं के जनक कहलाते हैं। यूरोपियन हेजेमनी थी उस समय इकोनॉमिक्स के ऊपर, किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि यूरोपियन अर्थशास्त्रियों को कोई चुनौती दे सके। जॉन मैनार्ड किन्स भारत के अंदर करेंसी को गोल्ड एक्सचेंज पर लागू करना चाहते थे और इस बात पर बाबा साहेब की उनके साथ में एक गजब डिबेट होती है। बाबा साहेब उनसे बिल्कुल असहमत थे और उन्होंने कहा कि इस तरह आप भारतीय रुपये को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, गोल्ड एक्सचेंज की जगह गोल्ड स्टैंडर्ड लागू किया जाए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। यूरोपियन अर्थशास्त्री को इस तरह से कहना ही बहुत बड़ी बात थी और उन्हीं के जवाब में द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन नामक जो पुस्तक लिखी गई, जिनकी प्रस्तावना प्रोफेसर कैनन महोदय ने लिखी, इनमें उन्हीं तर्कों को शामिल किया गया है जिसमें जॉन मैनार्ड किन्स को काटा गया था। साथ में वहाँ पर रहते हुए आपने समानता, स्वतंत्रता जैसे कई विचारों को अपनाया और जब रॉयल कमीशन ऑन फाइनेंस एंड करेंसी गठित हुआ और हिल्टन यंग जब भारत आते 1926 के अंदर, भारतीय रुपए की समस्याओं के समाधान के लिए जब वो भारत पहुंचे, तो उस समय भारतीय अर्थशास्त्रियों से जब बात की तो सभी अर्थशास्त्रियों के हाथ में द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी की कॉपी थी और उसी की परिणति हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूप में देखते हैं। और यही कारण है कि बाबा साहेब को आरबीआई का जनक कहा जाता है। आरबीआई हर अपनी स्थापना 1 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब को याद करती है। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कम योगदान नहीं था। उन्होंने प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, नेशनल डिविडेंड एंड हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल अप्रोच, इन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक्स पे काम किए थे और इकोनॉमिक्स का क्षेत्र आज भी बाबा साहेब का ऋणी है। 3 वर्ष की छात्रवृत्ति के बाद जब 10 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पर जब बाबा साहब वापस इंडिया आते हैं, अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर वीज़ा में लिखते हैं कि उनके साथ किस स्तर का भेदभाव हुआ। उनको पारसी धर्मशाला में रहना पड़ा, वहाँ पर भी उनके साथ भेदभाव हुआ। उसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि सामाजिक समानता स्थापित करना, उन बेड़ियों को तोड़ना बहुत आवश्यक है। यही कारण था कि उन्होंने स्वयं को स्वतंत्रता संग्राम से अलग कर लिया, ये मानते हुए कि अगर दलितों को, वंचितों को अगर मुख्य धारा में लाना है तो अंग्रेजों का यह रहना जरूरी है, सवर्ण उनको इस स्तर पर लाने में बहुत बाधा खड़े करेंगे। महात्मा बुद्ध ने सामाजिक समानता के लिए जो संघर्ष आरंभ किया था वो मरा नहीं था, वो दवा अवश्य था। उसको पुनर्जीवित करने और गति देने का काम बाबा साहेब ने किया था। और फिर भारत में रहते हुए उन्होंने विभिन्न सारी पत्र पत्रिकाएं, एक पत्रकार के रूप में भूमिका निभाते हुए मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता जैसे अखबारों का संपादन कर दलितों के अधिकारों को नेशनल इशू बनाया। यही नहीं, साउथ बोरो समिति में रहते हुए मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में दलितों को स्थान देने के भरसक प्रयास किए। उसके बाद जब साइमन भारत आते हैं तो उनका स्वागत किया गया और उसके बाद में जब गोलमेज सम्मेलन हुए लंदन के अंदर तीनों, उनमें बाबा साहब ने भाग लिया और दलित समस्या को अब केवल राष्ट्रीय समस्या रहने नहीं दिया और इस समस्या को पूरी दुनिया के सामने रखा। पूरी दुनिया को पता चला कि भारत में दलितों के साथ में किस स्तर का व्यवहार किया जा रहा है। इसी दौरान भारत में कई सारे आंदोलन, महार आंदोलन हो, चाहे वो आपके चौधार आंदोलन हो, कई सारे आंदोलन का नेतृत्व किया और दलितों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया। ये सारे प्रयास चलते रहे। साथ साथ में राजनीतिक अधिकार देने के लिए बहिष्कार हितकारिणी सभा हो, चाहे इंडिपेंडेंस वर्कर पार्टी हो, ऐसी कई सारी फेडरेशन स्थापित की। एक अकेला व्यक्ति दलितों की पूरे भारत की आवाज़ बन चुके थे और गोलमेज सम्मेलन के परिणाम निकले कि कम्युनल अवार्ड में दलितों के लिए एक व्यक्ति 2 मत जैसे प्रावधान शामिल करने पड़े और साथ साथ में कई और प्रावधान भी बाबा साहब ने शामिल करवाए और 1935 में अच्छे खासे हक दलितों को मिले। मैं कहना चाहूँगा कि ये असल में उनका बौद्धिस्त्व था। इतिहास के अंदर बौद्धिस्त्व शब्द उस व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है जो मोक्ष के लिए योग्यता प्राप्त कर चुका है, मगर मोक्ष ग्रहण करने की बजाय वो अपना ज्ञान, वो अपनी बुद्धि, वो अपनी सेवा समाज के लिए करना चाहता हो। बाबा साहेब को वास्तविक अर्थों में बौद्धिस्त्व कहा जा सकता है इसी दौर के कारण। वो चाहते तो यूरोप, अमेरिका में बहुत शानदार लवाइस लाइफ जी सकते थे। वो चाहते तो वो बहुत बढ़िया जिंदगी वहाँ पे रह के जी सकते थे, वो भारत आती ही नहीं। मगर नहीं, वो महात्मा बुद्ध से बहुत प्रेरित थे और उन्होंने भारत आकर इस वंचित वर्ग, दलित वर्ग को मुख्य धारा में लाने के प्रयास शुरू किए। बेणीसहार नाटक आता है एक इतिहास के अंदर, उसमें कर्ण कहते हैं महाभारत के पात्र कि देवायतम कुले जन्म मदायतम तो पुरुषम। मतलब हुआ कि वन हैज़ नो कंट्रोल ओवर बर्थ, इट्स ऑल अबाउट फेट, बट वंस एक्शन कंप्लीटली आउंस ऑन सेल्फ। एक व्यक्ति का अपने पुरुष कुल वंश पे जन्म लेने का कोई अधिकार नहीं है। वो अपने हिसाब से जन्म नहीं लेता, ये सब देवताओं की वजह से होता है, लेकिन वो पुरुषार्थ के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा अपने आप को मुख्य धारा में स्थापित कर सकता है। महात्मा बुद्ध इसी शैली से काम करे थे और इसी शैली से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कार्य किया और अपने पौरुषत्व के जरिए अपने आप को मुख्य धारा में स्थापित किया।
उनके जीवन का अंतिम पड़ाव अगर देखा जाए तो प्रारूप समिति के चेयरमैन के रूप में उन्होंने एक शानदार संविधान दिया, जिसके बारे में पिछले 2 दिन से हमारे यहाँ पे चर्चा हो रही है। शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर टॉम किविंसन लिखते हैं कि 1789 के बाद में जब इन्होंने जितने भी संविधान लिखे गए जब उनका अध्ययन किया उन्होंने और पाया कि संविधानों की औसत आयु कोई 17 वर्ष के आसपास रही होगी और भारत का संविधान आज भी 75 साल के बाद उतना ही प्रासंगिक और उतना ही महत्वपूर्ण बना हुआ है। हम समझ सकते हैं कि उनकी उपादेयता क्या थी। एक अपराजय व्यक्तित्व के धनी, बहुमुखी प्रतिभा, हर विषय में महात्मा बुद्ध की भांति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस अवसर पर मैं उनको याद करते हुए मैं मानता हूँ कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो कार्य हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने किया वही सामाजिक क्रांति के अंदर बाबा साहिब ने किया था। इतिहासकार एमरसन ने एक बार फ्रांस की क्रांति के संबंध में कहा था कि फ्रांस की क्रांति से अगर सामाजिक क्रांति को निकाल दिया जाए तो शेष शून्य बचेगा। हम ये बात नहीं भूलें कि स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ में भारत में एक सामाजिक क्रांति भी चली थी और उसी क्रांति के पुरोधा बाबा साहेब अम्बेडकर थे, जो किसी एक क्षेत्र तक नहीं बल्कि बहुआयामी, वो एकांगी व्यक्तित्व नहीं थे। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय संविधान।